हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। और इस चैप्टर में हमने गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में ही बात की है और इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियो पहले डाल चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाते हैं चैप्टर से रिलेटेड, उन्हीं के बारे में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब हम पहले वाली 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरी बहादुराना दिन कि जिस दिन वो कौन सा था जिस दिन भारत को आज़ादी मिली। तो ये 15 अगस्त को था। ये हमारा लास्ट डे जब भारत और जो पाकिस्तान है दोनों को आज़ादी मिल गई और 2 अलग अलग कंट्री हो गए। और इस तरह से जो भी है भारत की आज़ादी में नींव का पत्थर साबित हुई। तो दिल्ली में जो उत्सव हो रहे थे वहाँ गांधी जी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो कलकत्ता में ही थे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने उत्सव में भाग नहीं लिया क्योंकि वे 24 घंटे के उपवास पे बैठे हुए थे। और ये उपवास किस लिए था आप सभी जानते हैं कि गांधी जी उस समय जो भारत का विभाजन हुआ है तो वो उससे संतुष्ट नहीं थे। तो इस भारत विभाजन यानी कि भारत और जो पाकिस्तान अलग अलग देश में बने हैं, तो वो इसी तरह से उपवास पे बैठे हुए थे। और क्यों? क्योंकि जिस आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया वह उन्हें अकल्पनीय कीमत, मतलब जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत का विभाजन होगा, तो इस विभाजन पे ही उनको मिली। उनकी जो जीवनी लिखने वाले लेखक हैं डॉक्टर D.G. तेंदुलकर, वो क्या बताते हैं, सितंबर और अक्टूबर में वो क्या करते रहे गांधी जी, पीड़ितों को वो सांत्वना देने, जो इस मतलब जो ये उपद्रव हुआ था उस टाइम पे, हिंदू और मुस्लिम का विभाजन, या कहेंगे भारत और पाकिस्तान हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र बने थे। तो इस विभाजन से जिन जिन को परेशानी हुई थी, जितनी पब्लिक दुखी हुई थी, तो उन पब्लिक पे क्या असर हुआ है, तो ये गांधी जी उनकी सेवा में लगे हुए थे, उनको आश्वासन देने में और उनको सांत्वना देने के लिए जो शरणार्थी शिविर हैं वहाँ चक्कर लगा रहे थे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से वो आग्रह किए थे, कर रहे थे कि अतीत को भूल जाएं और सभी मिलकर इस अतीत पर नई नींव रखें और एक मिलजुल कर रहें, एक होकर रहें। चाहे बेशक भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश हो गए हों, लेकिन ये सभी मिलकर रहें। गांधी जी और नेहरू जी के कहने पर कांग्रेस ने क्या किया, अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है उसके अधिकार का प्रस्ताव भी पास करते हैं। द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर स्वीकृत नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी दी गई। उनका विश्वास था कि भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं, नस्लों का देश है और ऐसा ही रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा, अल्पसंख्यकों के साथ भारत में कोई भेदभाव नहीं होगा, और ऐसा है भी। चाहे अल्पसंख्यक कोई भी समुदाय रहा हो, तो भारत में क्या है, भेदभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि ऐसा देश जहाँ पे सभी धर्मों को बराबर का दर्जा, बराबर का सम्मान मिला है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, धार्मिक सभा बुला सकता है। तो इस तरह का भेदभाव कि धर्म के एक खास धर्म को महत्व देना, ऐसा भारत में संभव नहीं है। तो जो ये बहुत सारे विद्वान हैं उन्होंने उस टाइम पे अपनी जो व्याख्याएं दी हैं, तो उनमें क्या कहते हैं वो कि आज़ादी के बाद के महीनों को क्या मानते हैं, गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण मानना है, वो पल मानना है जिसके लिए गांधी जी कल्पना किए हुए थे। और इसी तरह पाकिस्तान में रह रहे सिख और मुस्लिमों के कष्टों के प्रति भी वो चिंतित थे, क्योंकि वो भारत से ही गए हुए व्यक्ति थे, इसलिए। और इसी तरह दिल्ली में भी मुसलमानों की सुरक्षा का आश्वासन देने में वे असफल रहे थे। ये इन पाकिस्तान वालों के लिए तो दुखी थे ही थे। दूसरा दुख किस बात का था कि दिल्ली में जो मुस्लिम रह रहे थे वो उनको भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे विभाजन के समय जो दंगे फसाद हुए थे तो उसके कारण बहुत बड़ा उपद्रव
फैला हुआ था पूरे देश में, तो इसलिए वे आश्वस्त नहीं थे कि मुसलमानों को ऐसी गारंटी दे सकें कि वो पूरी तरह से भारत में भी सुरक्षित हैं। और इसी तरह से इसी श्रृंखला में 20 जनवरी को गांधी जी पे हमला होता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी की जो अहिंसात्मक नीति है, ठीक है, वो सभी लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन इस बारे में उन्होंने किसी को वर्णन नहीं किया, नहीं बताया। गांधी जी ने आशा जताई कि बेशक हम बढ़ चुके हैं, परंतु हृदय से हम अभी भी सभी मित्र हैं, भाई रहेंगे और एक दूसरे को इज्जत और सम्मान देते रहेंगे। बाकी विषयों के लिए हम एक ही होंगे। गांधी जी की ये सहृदयता, मतलब इतने अच्छे हृदय वाले थे, ये सभी भारतीयों को पसंद नहीं थी। और इसी कारण से क्या होता है, आप सभी जानते हो कि 30 जनवरी 1948 को एक ब्राह्मण है नाथूराम गोडसे, ठीक है, उन्होंने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। तो इस हत्या से पूरा जो देश है वो शोक की लहर में डूब गया, ठीक है, शोक फैल गया। और इसी तरह के शोक के बारे में आगे भारत नहीं पूरे विश्व भर में सन्नाटा छा हुआ है। हत्यारे ने आत्मसमर्पण ही कर दिया जल्दी। और यह हत्यारा कौन था? जैसे कि मैंने अभी भी बात की है, ये है नाथूराम गोडसे। ये पुणे का एक ब्राह्मण था, चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक रहा है ये। और वो क्या कहते थे, उनका क्या मानना था गांधी जी के बारे में, कि मुसलमानों का ये खुशामदी है, और उनकी निंदा की। गांधी जी की मौत से क्या हुआ, शोक की जो लहर है वो सिर्फ भारत में नहीं विश्व भर के नेताओं को भी इफेक्ट किया है। उन्होंने जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विद्वान हैं, उन्होंने भी शोक संदेश भेजे हैं। गांधी जी की जो मजाक उड़ाने वाली एक पत्रिका जिसका नाम है टाइम, ठीक है, उन्होंने जो गांधी जी की तुलना है वो अब्राहम लिंकन से की है। अब्राहम लिंकन जैसे कि आप सभी जानते हो अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनकी तुलना किससे कर दी, लिंकन से, कि उनकी तरह महान है वो। तो ये पत्रिका भी जो है गांधी जी के प्रति आश्वस्त थी। अब टाइम क्या लिखती है, इस पत्रिका में क्या लिखा गया है, क्या वर्णन किया गया है गांधी जी के बारे में। टाइम ये लिखता है कि दुनिया जानती है कि उसने गांधी जी की मृत्यु पे वैसा ही मौन धारण किया गया जैसा कि लिंकन की मृत्यु पर किया गया था, और यह समझना एक मायने में गहरा और साधारण काम था। यानी कि विश्व पटल के नेता या विश्व पटल पर सभी उनकी मौत से, किनकी, गांधी जी की मौत से गहरे शोक में डूब गए थे। ये पत्रिका कभी गांधी जी का मजाक उड़ाती थी, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में, कि जैसे लिंकन के लिए पूरा जो अमेरिका शोक में डूब गया था, उसी तरह से गांधी जी की मौत पे भी सिर्फ भारत ही नहीं विश्व भर के लोगों ने भी शोक जाहिर किया है। और इस बात को समझना गहरा और साधारण काम है। गांधी जी को समझना, सार्वजनिक सवर और निजी लेखन। तो इसमें हम दो तरह की बातें करते हैं। सार्वजनिक सवर मतलब जो सार्वजनिक रूप से सभी के लिए है, और निजी लेखन अपने गांधी जी के बारे में कैसा ही। जो गांधी जी के सहयोगी हैं और उनके आलोचक, दोनों के ही लेखन और भाषण को महत्वपूर्ण माना गया है गांधी के बारे में, क्योंकि सहयोगी क्या है, उनकी प्रशंसा या तारीफ में सारी चीजें लिखेंगे, और आलोचक उनकी आलोचना करेंगे, तो आलोचना में भी उनके बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से दोनों के लेखन और भाषण दोनों ही जरूरी है गांधी के बारे में जानने के लिए। भाषण भी दो तरह के हैं, जैसे कि ये जो भाषण है, इससे हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों का पता चलता है, कि मतलब वो पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए क्या अपने विचार देना चाहता है भाषण देने वाला व्यक्ति। तो इस तरह से हमें सार्वजनिक विचारों का पता चलता है। अब इसमें नेक्स्ट जो है, क्या साधन रहे हैं, जैसे कि भाषण, और दूसरा लेंगे हम व्यक्तिगत पत्र। तो लेखन में वो कौन कौन सी सामग्रियां हैं, व्यक्तिगत पत्र, जिनको हम निजी पत्र, जैसे कि हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए लिखते हैं, तो इसी तरह से जो ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं, इनसे निजी जानकारी मिलती है। लिखने वाले का गुस्सा, पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, आशा और निराशा के बारे में पता चलता है। ये जो पत्र हैं वो किसी भी व्यक्ति को लिखे जा सकते हैं,
परंतु सभी लोगों के लिए भी ये लिखे जा सकते हैं। कि कुछ पत्र क्या हैं जो खास होते हैं, सिर्फ अपने निजी व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, और कुछ सभी के लिए होते हैं। जैसे कि यहाँ हमने जो है इस लेसन में आगे जो कुछ पत्र दिए गए हैं उनका भी वर्णन करेंगे। तो गांधी जी जो हैं वो हरिजन नामक एक अखबार निकालते थे, तो उसमें क्या लिखते थे, उन पत्रों को लिखते थे जो उन्हें लोगों से प्राप्त होते थे, मतलब लोगों से मिले हुए पत्र। तो ये जो पत्र हैं लिखे तो उन्होंने गांधी जी को हैं, लेकिन गांधी जी ने इनको अखबार में डालकर कैसे पत्र बना दिए हैं, सार्वजनिक पत्र, यानी कि सब लोगों के लिए, कि सब लोग जान सके कि उन्हें क्या कष्ट है। नेहरू जी ने पत्रों के संकलन को बंच ऑफ ओल्ड टेस्ट लेटर नाम से प्रकाशित किया है। तो उन्होंने अपने पत्रों को कहाँ प्रकाशित किया है, बंच ऑफ ओल्ड लेटर। अब 1920 में जो है जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से लगातार प्रभावित हो रहे थे, और 1928 में यूरोप की यात्रा से लौटे तो सोवियत संघ के जो है प्रयोग से गहरे तरह से प्रभावित थे, और उन्होंने अपने समाजवादियों जैसे कि जयप्रकाश नारायण हैं, नरेंद्र देव, NG रंगा और इनके साथ घनिष्ठतापूर्वक जो है काम करना शुरू किया। और तो कांग्रेस के भीतर समाजवादी और रूढ़िवादियों के बीच में खाई पैदा हो गई। 1936 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने फांसीवाद के खिलाफ जमकर बयान दिए और मजदूरों व किसानों की मांगों का समर्थन किया। तो इस तरह से जो है हमें इन पत्रों से किसका पता चल रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो क्या चाहते थे इस बारे में, उनके किस तरह के विरुद्ध थे वो और किसके समर्थन करना चाहते थे। तो इसी तरह से जो है समाजवादी व्यक्तियों से चिंतित रूढ़िवादियों ने क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी है उससे इस्तीफे की धमकी दी, और जो मुंबई के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपति हैं उन्होंने नेहरू की आलोचना करते हुए बयान जारी किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, नेहरू जी की आलोचना की और बयान किया। इसके बाद प्रसाद और नेहरू दोनों महात्मा गांधी के पास गए और वर्धा स्थित उनके आश्रम में उनसे मिले। गांधी जी ने फिर एक बार क्या किया है, मध्यस्थ की भूमिका अदा की, नेहरू के रेडिकल तेवरों पर अंकुश लगाया और प्रसाद और अन्य नेताओं को नेहरू के नेतृत्व की अहमियत पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। मतलब वो दोनों तरफ से सुलह करवाने के लिए बिल्कुल सही साबित होते हैं यहाँ पे। अब और छवि गढ़ना गांधी जी के बारे में कहाँ से हमें जानकारी मिली, या और स्रोत जैसे कि आत्मकथाएं क्या होती हैं, जो हमें अतीत की जानकारी देती हैं, जो मानवीय विवरणों के हिसाब से समृद्ध मानी गई है, कि मानव ने जो भी विवरण दिए गए हैं उनको समृद्ध बताया गया है। इस तरह से जो कथा है वो इस तरह की जो भी कथाएं होती हैं, आत्मकथाएं किस पे, स्मृति पे, यानी कि लोगों की याददाश्त पे आधारित होती है। और लेखक जो भी अपनी आत्मकथा लिखेगा वो ये दर्शाना चाहेगा कि समाज के सामने वह अपने आप को कैसे पेश करता है, उसे क्या याद रहा और क्या नहीं रहा। तो इस आत्मकथा में वो वही डालता है जो उसे अच्छा लगता है और वो जो समाज को दर्शाना चाहता है। ठीक है, अपने बारे में जो भी वो समाज को दर्शाना चाहता। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन पे जो लेखक है वो चुप्पी साध लेता है। ठीक है, यानी कि मौन हो जाता है, वो नहीं बताना चाहता दुनिया के बारे में, वो चीजें वो सार्वजनिक नहीं करना चाहता। अब पुलिस की नजर में, पुलिस जो है उस टाइम पे सूचनाएं देने का महत्वपूर्ण स्रोत थी। तो इनकी नजर में क्या है, तो जो औपनिवेशिक शासक हैं उनकी नज़र हमेशा अपने विद्रोहियों पर होती थी, विरोधियों पे होती थी। विरोधी कौन होते थे, जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गतिविधियां करें। ठीक है, तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गतिविधि करने में उस टाइम पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की। ठीक है, कौन थे, महात्मा गांधी जी। अब जो सरकारी रिकॉर्ड हैं वो अध्ययन के लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उस समय पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को गोपनीय रिपोर्ट ही इतिहास जानने का मुख्य साधन रही थी। तो हमें उस टाइम की जानकारी कहाँ से मिल रही है, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की रिपोर्टों से।
जो गोपनीय होती थी उस टाइम पे उनको छिपा के, मतलब बहुत लोगों से, आमजन से छिपाया जाता था और वही उस टाइम के इतिहास को बता सकती थी। लेकिन अब जो ये दस्तावेज हैं ये सभी के सभी अभी लेखागारों में सुरक्षित है और इन्हें अब कोई भी देख सकता है। तो इसी श्रृंखला में उस टाइम पे क्या होता था, 20वीं सदी की शुरू में पाक्षिक रिपोर्ट एक पखवाड़े की, जिसमें 15 दिन या एक पखवाड़ा होता था, यही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होते थे जो उस स्थान की पुलिस से मिली सूचनाओं का भंडार होती थी, कि जो उस स्थान पे रहने वाले पुलिस वाले हैं वो 1 महीने की, 15 दिन की इस तरह से रिपोर्टें दर्ज कराते थे, यानी कि जो भी उन्होंने देखा है। नमक आंदोलन के समय की रिपोर्टों से हमें पता चल जाता है कि गृह विभाग उस टाइम पे मानने को तैयार ही नहीं था। गांधी जी ने सूचित किया था कि वह ऐसा आंदोलन, कौन सा आंदोलन, नमक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि गांधी जी की इन गतिविधियों से इतना बड़ा जन समर्थन इकट्ठा हो जाएगा और एक ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा। तो इस तरह से जो रिपोर्ट है दर्शाती हैं कि भारतीय समाज के बारे में या भारतीय गतिविधियों के बारे में कि गांधी जी के समर्थन का उन पे क्या असर हुआ है। अब ये जो रिपोर्ट है वो गांधी जी की इस गतिविधि को क्या बताते हैं, तो वो गांधी जी की इस गतिविधि को बताते हैं एक नाटक, एक कर्तव्य और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अनैच्छिक, मतलब लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई है। सुखपूर्वक जो लोग रह रहे हैं उनको गोलबंद, उनको इकट्ठा करके गांधी जी क्या करना चाह रहे हैं, इकट्ठा करके अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भड़काना चाह रहे हैं। तो ये हताश कोशिश मानते हैं ये रिपोर्ट। तो इसी तरह की कुछ रिपोर्ट यहाँ मैंने इसमें डाली है, जैसे कि मार्च 1930 का पहला पखवाड़ा मध्य प्रांत और बिहार में, मद्रास में, जैसे मुंबई से, बंगाल से और बिहार से। तो ऐसी ही रिपोर्टें हमें वहाँ से मिली है किसके प्रति, अंग्रेजी सरकार के प्रति लोगों की क्या विचार रहे हैं। और ऐसे ही अखबारों से हमें उस टाइम के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि उस टाइम पे अखबार कौन से अलग अलग भारतीय भाषाओं में छपते थे, अंग्रेजी में भी छपते थे। और ये अखबार क्या करते थे, इनका मुख्य काम था गांधी जी की गतिविधियों पर नज़र रखना और नज़र रखते हुए वे उन्हीं के बारे में छापते थे कि गांधी जी क्या करें। तो इस चैप्टर में ये जो भी गतिविधियां थी गांधी जी की और जो भी मेन पॉइंट्स थे वो यहाँ क्लियर हो जाते हैं। अब इस चैप्टर की एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 1915 से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आते हैं और यहाँ आने के बाद जैसे हमने स्टार्टिंग में इस लेसन की में पढ़ा था कि बनारस विश्वविद्यालय, वहाँ उनका पहला जो सामुदायिक कार्यक्रम होता है तो वहीं हिस्सा लेते हैं वो। फिर इसके बाद उनका आंदोलन भारत में स्टार्ट होती है चंपारण में किसानों के साथ, ठीक है। दूसरा 1918 में खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन और अहमदाबाद में मजदूरों के आंदोलन में। 1909 में रॉल्ट एक्ट शुरू हो जाता है मार्च अप्रैल में। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो घटनाएं हैं ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, जैसा कि आप सभी इस बारे में जानते ही होंगे। अब नेक्स्ट कर लेते हैं असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। ये दोनों आंदोलन 1920-21 में स्टार्ट होते हैं और इनकी इसके कारण जो भारत में गतिविधियां हुई हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। 1928 में क्या होता है, बारदोली में किसान सत्याग्रह। क्या होता है, किसान सत्याग्रह या किसान आंदोलन करते हैं बारदोली में। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई और ये कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। 1930 में नए अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और दांडी यात्रा 31 में गांधी इरविन समझौता होता है मार्च में, लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी इसी टाइम होता है 31 में ही दिसंबर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो है स्थापना होती है 1935 में और इसमें क्या होता है, सीमित प्रतिनिधित्व सरकार के गठन का प्रावधान रखा जाता है।
लेकिन 1939 में कांग्रेस जो मंत्रिमंडल है वो त्यागपत्र दे देते हैं। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और 46 में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी ने दौरा किया है कहाँ का, नोकली और अन्य हिंसाग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहां पे वो जाके देख के आते हैं। तो इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।